जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 15 सवाल। और ये टॉप 15 सवाल टोटली PYQ होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेस, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं या पढ़ने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे आप जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेशन में। तो प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाके आप देख पाओगे कि वहाँ पे लिखा होगा मैथमेटिक्स टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज। तो मैंने वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन कराए और वो भी टोटली PYQ। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ से भी क्वेश्चन बने। तो यदि आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 30 में से 30 मार्क्स लाना चाहते हो मैथमेटिक्स में, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर हैं और कोण ACD 95 डिग्री है, जहां रेखा BC को बढ़ाने पर D एक बाह्य बिंदु है, तो कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण BAC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। मैं मान लेता हूँ ये कोई त्रिभुज है, कौन सा? ABC। ये कोई त्रिभुज है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ये ABC कोई त्रिभुज है जिसमें AB और AC क्या है? बराबर। जिसमें ये AB और AC क्या है? बराबर है। तो और हमें दे रखा है कोण ACD। कोण ACD कितना दे रखा है? 95 डिग्री दे रखा है। कोण ACD 95 डिग्री है, जहां रेखा BC को बढ़ाने पर D एक बाह्य बिंदु है। तो हम रेखा BC को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे D क्या है? एक बाह्य बिंदु है। और हमें दे रखा है कोण ACD कितना दे रखा है? 95 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 95 डिग्री दे रखा है। तो हमसे पूछा है कोण BAC। कोण BAC यानी कि ये हमसे पूछा है, कोण BAC हमसे पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको पता होगी बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण कौन सा है? ये 95 डिग्री बाह्य कोण है। और अंतः कोण कौन सा हो जाएगा? ये कोण सी। ये कोण कौन सा? कोण ACB। ये कितना हो जाएगा? अंतः कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण प्लस अंतः कोण कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। यदि ये 95 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85 डिग्री। कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। कितनी डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा 85 डिग्री। और आपने एक फार्मूला फिर में आपने पढ़ी होगी, दो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। दो समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कोई ए बी एक भुजा है, उसके सामने का कोण कितना है? उसके सामने का कोण है 85 डिग्री। तो AC किसके बराबर है? AC बराबर है AB के। तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि AB और AC क्या है? दो बराबर भुजाएं हैं। और दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AB और AC बराबर भुजाएं हैं। यदि AB भुजा के सामने 85 डिग्री है तो AC भुजा के सामने भी कितनी डिग्री का कोण होगा? 85 डिग्री का होगा। तो आपने ये प्रमेय नहीं पढ़ी है तो इस प्रमेय को पढ़ लेना कि दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये कोण ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 85। तो ये कितना बचेगा? 10 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 10 डिग्री बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% और 25% की दो छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपये है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको पता होगी जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 1600 रुपये। कितने हैं? 1600 रुपये है। तो पहली छूट दी जाती है 15% की। यदि 15% की छूट दे देगा वस्तु पर तो वस्तु को कितने में बेचेगा? 85% में। कितने में बेचेगा? 85% में बेचेगा वस्तु को, यदि 15% की छूट दे देगा। फिर दूसरी छूट कितनी की देता है? दूसरी छूट देता है 25% की। यदि 25% की छूट दे देगा तो वस्तु को कितनी की बेचेगा? 75% में या 75% में वस्तु को बेचेगा। तो अब इनको काट लेते हैं। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से 3 बार,
25 से कितनी बार है 4 बार। अब 5 से कितनी बार, 5 से 17 पंजे 85 और 5 से कितनी बार है 5 से 20 बार। 5 से 20 बार ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा तो 80 से इसको काट लेते हैं। 80 से 160 कितनी बार 2 बार, तो ये कितनी आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 कितना होता है 17 होता है 51, 51 गुणा 20, तो 51 दूनी कितना होता है 51 दूनी होता है 102। कितना होता है 102 होता है, पीछे जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो एग्जाम में हमारे में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी कि काफी इजी होते हैं, जिनको आप आराम से सोल्व कर लोगे। जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने 2 से 3 महीने की तैयारी की होगी, या जिस इसकी उसकी मैथमेटिक्स यदि थोड़ी अच्छी होगी, तो वो इन 5 क्वेश्चनों को भी कर लेगा। यानी कि 25 क्वेश्चन तो वह बच्चा कर सकता है जिसकी 2-3 महीने से तैयारी चल रही है। तो 5 क्वेश्चन कौन से बचते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिसकी तैयारी कंटेस्ट होती है, या उसकी मैथमेटिक्स टॉप लेवल की होती है, वो उन 5 क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेता है। तो वही बच्चा 30 में 30 ला सकता है जिसने टोटली पीवाईक्यू लगाए हो, प्रैक्टिस सेट लगाए हो, और मैथमेटिक्स को सॉल्व करता हो डेली। सो उम्मीद है आप डेली मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 25 और 75 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, जिसमें से पहला पद कितना दे रखा है 15, दूसरा पद कितना दे रखा है 25, और तीसरा पद हमसे पूछा है। तो तीसरा पद में मान लेता हूँ x है, और चौथा पद कितना हो, चौथा पद कौन सा है, तो चौथा पद है 75। तो आपको पता होगी जब 4 संख्या समानुपात में होती हैं तो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होता है। यानी कि 25 इंटू एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 15। तो 25 से कितनी बार है 25 से 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष थी। वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है। तो सी की आयु 4 वर्ष के बाद ज्ञात कीजिए। तो सी की आयु हमें 4 वर्ष के बाद ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का औसत कितना दे रखा है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है, तो एक बार और लिख देता हूँ, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर होता है। तो 4 वर्ष पूर्व दे रखा हमें ए और बी का औसत कितना है 18 है। तो योग कितना होगा, योग हम अब निकालेंगे, योग बटे संख्या कितनी, ए और बी 2 संख्या है, 2 लोग हैं तो 2 नीचे लिखेंगे, तो योग कितना आ जाएगा उनका, योग आ जाएगा 36। योग कितना आ गया, योग आ गया 36। तो अब इनको हटा लेते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व उनका योग कितना था, तो ए और बी का योग कितना था, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का योग कितना था 4 वर्ष पूर्व, तो वो था 36। कितना था 36 था। तो वो ये कब है 4 वर्ष पूर्व। तो अब कितना होगा प्रेजेंट में, कितना होगा, तो इसको प्रेजेंट में लेके आते हैं। तो इनका प्रेजेंट में योग कितना होगा, तो ए की आयु भी 4 वर्ष बढ़ी है, ए की आयु भी 4 वर्ष बढ़ी है, और बी की आयु भी 4 वर्ष बढ़ी है। तो इनकी जो ओवरऑल आयु है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, उसमें 8 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 8 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ए की आयु भी 4 वर्ष बढ़ी है और बी की आयु भी 4 वर्ष बढ़ी है। तो अब उनकी प्रेजेंट में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44। कितने हो जाएंगे 44 वर्ष हो जाएंगे। तो अब प्रेजेंट में ए और बी की आयु का योग कितना है 44 वर्ष है। तो अब हमें दे रखा है वर्तमान में ए बी और सी की आयु का औसत 24 वर्ष है। तो ए बी सी की आयु का औसत हमें कितना दे रखा है, तो इनके योग कितना हो जाएगा वर्तमान में, प्रेजेंट में ए बी सी की आयु का योग कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपके लिए निकाल के दिखाया था। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो इनका योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 24 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है सी की आयु 4 वर्ष के बाद ज्ञात कीजिए। तो प्रेजेंट में सी की आयु कितनी होगी, प्रेजेंट में इन तीनों का योग कितना है 72 है, और ए और बी का योग कितना है 44 वर्ष है। तो अब सी की आयु कितनी आ जाएगी, तो सी की आयु आ जाएगी, यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, 70 में से यदि 50 जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा 20 और 6 26, 26 और 2 कितने हो जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष आ जाएगा। तो बहुत से बच्चे अब क्या करेंगे 28 वर्ष देखते ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सी की आयु 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद उसकी आयु में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो 4 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी 32 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 5 है,
पाइप 20 घंटे में एक टंकी को पानी से भर सकता है, लेकिन इसके तल में स्थित रिसाव के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे का समय लगता है। कितने समय में रिसाव पूरी तरह से भरे टंकी को खाली कर देगा? तो कितने समय में जो रिसाव है वह टंकी को खाली कर देगा? तो मान लेता हूँ भरने वाला पाइप क्या है, भरने वाला पाइप है ए, और खाली करने वाला या रिसाव वाला पाइप कौन सा है, वो है पाइप बी। तो पाइप ए एक टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है। तो मान लेते हैं ये है कोई टंकी, ये क्या है, ये है कोई टंकी। तो ये कितने घंटे में भर सकता है? मान लेते हैं यहाँ तक ये कितने घंटे में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, जब ए ने भी कार्य किया और बी ने भी कार्य किया, ए ने भी कार्य किया और बी ने भी कार्य किया, क्योंकि बी क्या है, एक रिसाव वाला, एक तल में एक रिसाव वाला पाइप है, इसने भी कार्य किया। तो कितना समय लगा? तो समय लगा 40 घंटे। कितना समय लगा? 40 घंटे का समय लगा। यानी कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, ए ने कार्य किया तो टंकी कितने घंटे में भर गई? 20 घंटे में भर गई। जब ए प्लस बी दोनों ने कार्य किया, तो कितने घंटे में टंकी भरती है? 40 घंटे में टंकी भरती है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 40 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो बी क्या है? बी एक नेगेटिव वाला पाइप है, क्योंकि ये रिसाव वाला पाइप है, तो ये टंकी को खाली करता है। यदि ए की एफिशिएंसी 2 है, इन दोनों की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की 1 होगी, क्या? -1। बी की होगी -1। क्यों -1 होगी? क्योंकि ये टंकी को क्या करता है? खाली करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? -1 होगी। तो अब हमसे पूछा है रिसाव पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करता है? तो टंकी की टोटल क्षमता कितनी है? 40 यूनिट है, और ये कितनी, और जो खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है। तो ये कितने घंटे में खाली कर देगा? 40 घंटे में खाली कर देगा। कितने में? 40 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो मान लेते हैं कोई एक चुनाव में दो व्यक्ति लड़ते हैं। मैं मान लेता हूँ पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति ए है। पहले व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हुए? कुल निर्वाचित का, यानी जितनी मत मिले उसका 80% जो मिले वो ए व्यक्ति को मिले। कितने व्यक्ति को मिले? 80% मिले वोट ए व्यक्ति को, और 20% किसको मिलेंगे? फिर 20% मिल जाएंगे बी व्यक्ति को, जो कि हारने वाला है, ये हारने वाला व्यक्ति है, ये जीतने वाला व्यक्ति। ये क्या है? जीतने वाला व्यक्ति है, ये हारने वाला व्यक्ति है। तो जीत कौन गया? ए व्यक्ति जीत गया। और कितने प्रतिशत मतों से जीत गया? 60%। इनका अंतर लेंगे तो 60% मतों से जीत गया। लेकिन यहाँ पे कितने मतों से जीतता है? वो जीतता है 360 मतों से। कितने? 360 मतों से जीतता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन में 60। 360 अपॉन में 60। तो मैं 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा, और 100 का मल्टीप्लाई मैं यदि यहाँ पे करूंगा तो 60 से कितनी बार? 6 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू हो जाएगी 600। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600 हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम में 100% लगा लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है और प्रत्येक साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो ट्रेन ए और बी एक सीधी रेखा पर 155 किलोमीटर दूर हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 155 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से सुबह 7 बजे रवाना होती है और बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे रवाना होती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। तो वे किस समय मिलेंगी? तो हमसे पूछा वे किस समय मिलेंगी। सो हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये है कोई स्टेशन ए, ये है कोई स्टेशन ए, और ये हो जाएगा कोई स्टेशन बी। कौन सा? स्टेशन बी। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 155 किलोमीटर। कितनी है? 155 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो ट्रेन ए है वो कितनी की स्पीड से चलती है? 20 किलोमीटर पर आवर से। कितनी के? 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और सुबह 7 बजे चलती है। और किधर की साइड चलती है? और वो चलती है स्टेशन बी की ओर। लेकिन स्टेशन बी से 8 बजे एक ट्रेन रवाना होती है। 8 बजे एक ट्रेन रवाना होती है, और कितनी की स्पीड से होती है? वो होती है 25 किलोमीटर पर आवर से। कितनी की? 25 किलोमीटर पर आवर से। और किधर की साइड? स्टेशन ए की ओर रवाना होती है। तो हमसे पूछा भाई किस समय मिलेंगी। तो
ये तो रवाना हो रही है ट्रेन ए 7 बजे, और ट्रेन बी कितने समय कब रवाना हो रही है, ये हो रही है 8 बजे। तो ये 8 बजे तक कहाँ पर पहुंच जाएगी, ट्रेन ए 8 बजे तक ट्रेन पहुंच जाएगी। मैं मान लेता हूँ जहाँ से ये ट्रेन ए है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाएगी सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक यहाँ 1 घंटे में ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी। और उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची। यहाँ से यदि 155 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 135। कितना बच जाएगा, 135 बच जाएगा। तो ये हो जाएगी 135 किलोमीटर की दूरी। अब हमसे पूछा भी किस समय मिलेंगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 135 किलोमीटर। उनकी चाल कितनी है, तो एक दूसरे की ओर चल रही है, तो जो चाल है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक दूसरे की ओर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल जुड़ जाएगी। तो 20 और 25 कितने हो गए, 45। 20 और 25 कितने हो गए, 45 हो गए। तो 45 दिया कितना होता है, 135। तो ये हो जाएगी 3 घंटे आ जाएगी। तो वे अगले 3 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी कि सुबह 8 बजे दोनों रवाना होती हैं, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 बजे। सुबह 11 बजे भी एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुबह 11 बजे भी एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक में जमा की गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1008 और 3.5 वर्ष में 1164 हो जाती है। तो बैंक में जमा की गई राशि और प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर और हमें राशि, यहाँ प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, तो 2 वर्ष में 2 ईयर में राशि कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 1008 हो जाती है 2 वर्ष में। और 3.5 वर्ष का मतलब है 3.5 साल में, यानी कि अगले 1.5 वर्ष में। यहाँ पे लिख लेते हैं 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 1164। कितनी हो जाती है, 1164। तो 1.5 वर्ष में हमें कितनी राशि प्राप्त होगी, तो यहाँ 1.5 ईयर में हमें कितनी राशि प्राप्त होगी, ये राशि नहीं जो ब्याज है वो हमें कितनी प्राप्त होगी 1.5 वर्ष में, तो वो हो जाएगी 1164 में से 1008 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6। ये क्या आ जाएगा, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 0 जाएंगे तो 5 में से 0 जाएंगे तो 5, 1 में से 0 जाएंगे तो 1। तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो हमें कितनी राशि प्राप्त होगी 1.5 वर्ष में, तो ये होगी हमें 156। तो 1 वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी, तो 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 3/2 वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हो गई। ये 3/2 क्या होता है, 1.5 वर्ष ही होता है। 3/2 क्या होता है, 1.5 वर्ष ही होता है। तो 3/2 वर्ष में हमें कितनी राशि प्राप्त हो गई, 156 प्राप्त हो गई, या 156 ब्याज प्राप्त होगी हमें 3/2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में हमें कितनी राशि, कितनी ब्याज प्राप्त हो जाएगी, ये हो जाएगी 156 गुणा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो ये क्या कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, कितनी 52 बार चला जाएगा। कितनी 52 बार, तो एक ईयर में कितनी ब्याज प्राप्त हो गई, तो हमें हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 104 रुपये। तो 1 वर्ष में हमें कितनी ब्याज प्राप्त हो गई, 104 रुपये। और 2 वर्ष में हमें फिर कितनी ब्याज प्राप्त हो जाएगी, 2 वर्ष में हमें कितनी ब्याज प्राप्त हो जाएगी, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। कितना, 208। तो 208 हमें ब्याज प्राप्त हो गई कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हमें 208 रुपये ब्याज प्राप्त हो गई। जबकि हमें 2 वर्ष के बाद जो ब्याज राशि दे रखी है या हमें जो मिश्रधन दे रखा है वो कितना है, 1008। 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1008। यदि 1008 में से मैं 208 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। 800 रुपये हो जाएगा। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 800 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो इसके आंसर होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हमसे दर पूछी है तो हमें कितनी ब्याज प्राप्त हो रही है, 1 वर्ष में 104 रुपये में ब्याज प्राप्त हो रही है। टोटल कितने पर, प्रिंसिपल नीचे आता है 800 पर। 800 पर इंटू में क्या होता है, इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। यदि इसमें 8 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 8 एकम 8 कितना है, 8 या 24, 13% की दर भी हमें प्राप्त हो गई। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन था जिसमें रुपए जो ब्याज प्राप्त हो रही है वो 800 रुपये थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ इस तरह के ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित अवलोकनों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इनको किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड में सबसे बड़ा। तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हमसे पूछा है
आंकड़ों की माध्यिका 250 है, तो माध्यिका हमसे हमें दे रखी है कितनी है 250 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कल यदि कल का मेरा प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इनको गिनते हैं, ये जो n की वैल्यू है वो कितनी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यदि n की वैल्यू 10 आ जाती है, n की वैल्यू यदि सम आ जाती है, तो n की वैल्यू यदि सम आ जाती है तो हम इधर से भी समान संख्या में संख्या हटाएंगे, उधर और जो हमारा दाया दाया पक्ष है उससे भी समान संख्या हटाएंगे। जैसे कि मैं बाएं पक्ष से 4 संख्या हटा लेता हूँ, 1 2 3 4, इनको हटा लूंगा और इनको भी हटा लूंगा दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष से, ये भी 4 संख्या हट जाएंगे। तो एंड में कौन सी संख्या बचेंगी, एंड में बचेंगी 2 संख्या। इनमें से इनको जोड़ लूंगा, इनको x+x+2 इनको यदि मैं जोड़ लूंगा और 2 का भाग दे दूंगा तो यही इनकी माध्यिका होगी, यही इनकी माध्यिका होगी। और हमें माध्यिका कितनी दे रखी है 250 दे रखी है, कितनी दे रखी है 250 दे रखी है। यदि मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 2x+2, कितना हो जाएगा 2x+2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगी 250। तो 2 से ये 2 चला जाएगा और 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा x+1 बराबर 250। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 249, कितनी 249 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 249। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि n की वैल्यू यहाँ पे एक बार बता दें, तो n की वैल्यू यदि सम आ जाती है, सॉरी n की वैल्यू यदि विषम आ जाती है, n की वैल्यू यदि विषम आ जाती है तो हम क्या करते हैं समान संख्या में संख्या हटा देते हैं। जैसे कि 272 इस जगह पर नहीं होती, 272 इस जगह पर नहीं होती, तो यहाँ से हमने 4 संख्या हटा ली, तो एंड से भी हमें 4 संख्या हटानी थी, यानी कि x+2 भी हट जाता। तो जो भी संख्या बचती है वो कौन सी बचती, वो भी माध्यिका बचती, यानी कि x की वैल्यू ही 250 हो जाती। यदि x की वैल्यू ही 250 हो जाती, क्योंकि लास्ट संख्या कौन सी बची है x बची है, तो हमें दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष से समान संख्या में संख्या हटानी है। तो यदि सम है तो 2 संख्या जोड़ लेंगे, 2 का भाग दे देंगे और जो आएगा वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। यदि ये विषम है तो फिर एंड का जो बचता है वही उसकी माध्यिका होती है। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर एक दशमलव स्थान तक सही हमें गिनना है। एक निश्चित राशि पर 11 महीने के लिए अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 गुना है। तो हमसे ब्याज कितनी पूछी है, 11 महीने के लिए अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 गुना है। तो ब्याज कितना है, ब्याज है मूल राशि का 0.08 गुना। तो मैं मान लेता हूँ, मैं इसको मान के करूंगा, मैं मान लेता हूँ जो मूल राशि है हमारी, मूल राशि कितनी है, मूल राशि हमारी 100 रुपये, मूल राशि हमारी 100 रुपये। तो ब्याज कितनी प्राप्त होगी, तो ब्याज प्राप्त हो रही है मूल राशि का 0.08 गुना। ब्याज कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 रुपये, क्योंकि यदि आप 100 का 0.08 गुना निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। तो ब्याज कितनी प्राप्त हो गई, 8 रुपये प्राप्त हो गई। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, या साधारण ब्याज 8 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100। रेट कितनी, रेट हमसे पूछी है तो रेट यहाँ पे आ जाएगी। और समय कितना है, समय है 11 महीने, समय है 11 महीने, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। यदि समय कितना है, समय किस में है, महीने में है, तो इसमें 12 का भाग और दे देंगे तो समय किस में हो जाएगा, वर्ष में हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से कितनी बार, सॉरी ये 100 से 100 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 12, 8 गुणा 12, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 96/11 ये आ जाएगा रेट। ये रेट कितनी आ जाएगी 96/11। तो 11 का भाग देंगे यदि 96 में, तो कितनी बार जाएगा, 11 8 88, कितना बचेगा 8 बचेगा, 11 7 77। तो ये कितनी बार चला जाएगा, समथिंग 8.7% दर प्राप्त हो जाएगी। कितनी, 8.7% दर प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाए थे जब ये एग्जाम में आया था। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर अब 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक दुकानदार ने 115.20 रुपये में 288 संतरे खरीदे। उसने उनमें से 50 संतरों को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचे और शेष को 40.20 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें उसकी लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो वह क्या करता है, 115, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस है 115.20 रुपये। 115.20 रुपये में संतरे खरीदता है कितना, 288। तो इसका तो हमें कुछ काम ही नहीं है। वह क्या करता है, 50 संतरों को 70 पैसे प्रति संतरी की दर से बेचता है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसका सेलिंग प्राइस है 50 संतरों को 70 पैसे प्रति संतरी की दर से बेचता है। तो कितने में बेच देगा, 3500 पैसे में बेच देगा। 3500 पैसे का मतलब है 35 रुपये में, 35 रुपये में बेच देगा, 35 रुपये में बेच देगा। ये किस में है, ये पैसे हैं। पैसे को जब रुपये में चेंज करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 35 रुपये। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 35 रुपये। तो 35 रुपये में 50 संतरे उसने बेच दिए। तो फिर क्या होता है, तो फिर होता है
फिर होता है वह क्या करता है और शेष को 40.20 रुपये में बेच देता है। यदि शेष कितना है, शेष संतरे जितने भी बचेंगे उनको 40.20 रुपये में बेच देता है। तो उसका कुल सेलिंग प्राइस है, उसकी टोटल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। इसको यदि जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा 20, 40, 45 और 35, ये कितने हो गए 80, ये कितने हो जाएंगे 80, 80 और एक कितना 81, तो ये कितना आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस 81.20 रुपये आ जाएगा। उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 81.20 रुपये आ गया। तो हमसे पूछा उसका लाभ है हानि, तो उसने कितने रुपए की खरीदी थी, 115.20 रुपये में कुछ संतरे खरीदे थे उसने, और कितनी बेच दी उसने, सभी संतरे 81.20 रुपये में बेच दिए। तो उसे क्या हो रही है, उसे हो रही है हानि, उसे क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। और कितनी की हानि हो रही है, तो उसे हानि हो रही है कितने की हो जाएगी, तो 115.20 में से यदि 81.20 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19 और 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 34 रुपये, कितने हो जाएंगे 34 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे सोल्व कर पाए थे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो ये क्वेश्चन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट से ये संबंधित सवाल है। तो यहाँ पे शायद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दिया था, यहाँ पे क्या लिखा था, सिंपल इंटरेस्ट लिखा था ऊपर के सवाल में, तो मैंने हाँ सिंपल इंटरेस्ट लिखा था। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, 9,000 की राशि 1.5 वर्ष के लिए x% प्रति वर्ष पर 11,979 हो जाती है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो हमें ये रखा है एक 9,000 की राशि है, वह कितनी हो जाती है, वह हो जाती है 1.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 11,979 हो जाती है। तो धनराशि कितनी हो गई, 11,979 हो गई धनराशि। और कितनी राशि, जो प्रिंसिपल है 9,000, और जो मिश्र धन है वो कितना बन गया, या अमाउंट है वो कितना बन गया, 11,979 अमाउंट बन गया। तो कितने वर्ष में बन गया, तो वो बन गया 1.5 वर्ष में। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, कब होता है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो यानी कि पहले 6 महीने में ब्याज संयोजित होगा, फिर अगले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने, यानी कि ब्याज कितनी बार संयोजित हुआ, ब्याज हुआ 3 बार संयोजित। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका क्यू हो जाएगा। तो 9 से इसको काट लेते हैं, 9 से ही ऊपर बार कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा 9 से, ये एक बार कितना बचेगा 9 × 27, फिर कितना बचेगा 9 × 27, 9 कम 9, तो ये आ जाएगा 1331, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1000, नीचे बन जाएगा 1000। तो जो 1331 है वो किसका क्यू होता है, तो ये होता है 11 का क्यू, और 1000 है वो किसका क्यू होता है, 10 का क्यू। यानी कि हमें ब्याज कितनी प्राप्त हुई, ब्याज 1 रुपये प्राप्त हुई कितने पर, 10 पर, कितने पर 10 पर, इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में 100। तो जो ब्याज की दर प्राप्त हुई, रेट कितनी प्राप्त हुई, रेट प्राप्त हुई 10%, रेट कितनी प्राप्त हुई 10% रेट प्राप्त हुई। और कब, जब यह क्या है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जब क्या है ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो वार्षिक दर कितनी आ जाएगी, तो वार्षिक दर कितनी आ गई, वार्षिक दर आ जाएगी 20%। वार्षिक दर कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो हमसे पूछा है उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो धनराशि कितनी है, 9,000 रुपये, धनराशि कितनी है 9,000 रुपये है। और ब्याज की दर कितनी है 20%, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो ब्याज की दर कितनी है 20%। 20% का मतलब होता है 20% को जब आप फ्रिक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 20/20/100 तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 पर धनराशि कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 6/5, और ये हो जाएगा 6/5। तो 25 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100, तो ये कितनी बार कर जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 90 × 4 × 6 × 6, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 360, तो ये हो जाएगा 360 × 36, 360 × 36। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 36 कितना होता है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, जहाँ से 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होता है 6 × 36 हासिल 3, और 6 × 18, 18 और 36, 36 और 3 39, 39 की 3 हासिल 3, 3 × 9, 9 और 3 12, तो कितने हो गए, ये हो गए 12,960 हो गए। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। यदि अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल घटा देते हैं, यदि मैं इसमें से 9,000 और घटा दूंगा तो जो आएगा वो क्या आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 9 और 3 12, 3,960, 3,960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 3,960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होता है, उस ब्याज पर जो
कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3960। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये थे आज के टॉप 15 सवाल। ये 15 के प्रीवियस सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं और इस बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे इस चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेस, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे से संबंधित, तो लेटेस्ट अपडेट और पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट सामग्री आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।